नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आप सुन रहे हैं रेड फोन पॉडकास्ट विद ऋषि। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे। डॉक्टर चौबे अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान के गुवाहाटी केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान एक महत्वपूर्ण संस्थान है भारत सरकार का, जहां हिंदी के विकास और प्रसार के लिए कार्य होता है। मुख्यतः इसके कई सारे केंद्र हैं, जिसमें से एक गुवाहाटी केंद्र भी है। चंद्रशेखर जी एक कार्यक्रम में कलकत्ता आए हुए हैं, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि ये कुछ समय हमारे स्टूडियो में बिताएं, और इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। तो चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि अभी कलकत्ता तो आप पहले भी आते रहे हैं, कलकत्ता शहर कैसा लगता है आपको? कलकत्ता बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है जी। और देखा जाए तो जनसंख्या की समस्या यहाँ एक मुख्य समस्या रही है, लेकिन यहाँ के लोग इसको समस्या के रूप में नहीं लेते। उनकी दिनचर्या अलग अलग समय से शुरू होती है और भीड़ भाड़ के बावजूद वे सहजता से सफ़र करते हैं। अपने रोजगार, पेशा, जिस भी कार्य में वो करते हों, तो वे दैनिक रूप से वो यात्रा भी करते हैं और इसको एक तरीके से आनंदित होकर के अच्छा। अपना कार्य, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, जो जिस पेशे में है जी, वे करते हैं। कल जो आप गंगा मेट्रो से भी आए, आप आसनसोल से यहाँ कलकत्ता आ रहे हैं, तो मेट्रो जो नया मेट्रो बना है, वहाँ की भीड़ भी आपने देखी। हावड़ा स्टेशन भी आप गए, वहाँ की भीड़ भी देखी। इस भीड़ को देख करके क्या मन में आता है? एक तो मैं वर्तमान में गुवाहाटी शहर में रह रहा हूँ, लेकिन गुवाहाटी शहर से अगर तुलना की जाए तो कलकत्ता की भीड़ के सामने गुवाहाटी की भीड़ कुछ नहीं है। तो मैं इतने भीड़ भाड़ में मैं आदी नहीं हूँ। जैसे ही मैं गुवाहाटी के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश किया, जो सफ़र मुझे 15-20 मिनट में पूरे करने थे, लगभग 1.5 घंटे लगे मेट्रो तक आने में। मतलब कलकत्ता शहर की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ। तो जाम की समस्या जी, तमाम विकास के बावजूद ये बड़ी समस्या है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेट्रो बने हैं, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। मेट्रो में भी शनिवार का दिन था, रात के 8:30 बज रहे थे, लग रहा था कि सुबह के 9 बज रहे हैं, इतनी भीड़ थी। ठीक उसी प्रकार हावड़ा स्टेशन पर भी वैसे ही भीड़ थी। जो लोकल ट्रेनें हैं उसमें भी बहुत मुश्किल से चढ़ उतर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ के लोग इसके लिए आदी हो गए हैं और नियमित जो है वो इसमें सफ़र कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करके एडजस्ट होते हैं और सफ़र करते हैं। ये जाम वाली समस्या, चूँकि आप बनारस में पढ़े भी हैं और बनारस में आपका घर भी है, BHU से आप पढ़े हैं, तो 20-25 वर्षों में हम दोनों साथ थे BHU में। वो BHU और बनारस और लंका की जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति है, इसमें भी बहुत फर्क नहीं दिख रहा है। जाम है, आपने विकास और जाम दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जी। तो विकास भी हो रहा है और जाम भी बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित ही जनसंख्या तेजी से भारत की बढ़ रही है और उस रेशियो में, उस अनुपात में विकास नहीं हो रहा है, या विकास के लिए स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, भूमिगत रेल बन रही है, तमाम आधुनिक साधन सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि शहर पुराने हैं, घने हैं, सीमित हैं स्पेस, और शहर में आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। जी जी बिल्कुल। अभी जैसे दिल्ली में देखिए, AQI जो प्रदूषण है वो 750 पार कर चुका है, जबकि आमतौर पर ये 0 होना चाहिए। यूरोपियन देशों में 0 है, तो जहाँ 0 पर जीवन चल रहा है, इसी धरती का एक टुकड़ा जहाँ 0 पर है, वहाँ हम 750 AQI में जी रहे हैं, यानी कि रोज 100 सिगरेट पीने के बराबर हम प्रदूषण झेल रहे हैं। इसकी वजह है कि हम सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर नहीं है और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था जितनी दुरुस्त होनी चाहिए, सरकार उतनी दुरुस्त कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं यह सिस्टम की गड़बड़ी है, इसमें काम करने वालों की गड़बड़ी है, जो ईमानदारी से शायद कहीं ना कहीं काम नहीं करते। इस वजह से सभी
प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो एक क्राउड मैनेजमेंट हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। तो विकास का तो सुख हम ले रहे हैं, लेकिन विकास से जुड़ा हुआ जो दुख है वो भी हम लोग। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है कि लोग रोजगार के लिए शहर आ रहे हैं, गांव से पलायन हो रहा है। पहले भी होता रहा, लेकिन पहले लोग कृषि पर निर्भर थे, छोटे मोटे उद्योग थे, उनकी आवश्यकताएं कम थी। अब इतनी प्रतियोगिता का जमाना है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहता है, शहर में जमीन थोड़ी सी हो खरीदना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है, जिसकी भी आय थोड़ी ठीक ठाक। तो शहरों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, गाँव शून्य हो रहे हैं, वीरान जैसे हो रहे हैं। जो वही बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है शहर में रहने का। सरकार को चाहिए कि गाँव में रोजगार पैदा करे। जब तक गाँव में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होंगे, तब तक शहरों पर दबाव बढ़ेगा और पलायन गाँव से शहरों में होगा। तो रोजगार से ही जुड़ा हुआ प्रश्न शिक्षा और स्वास्थ्य का भी है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति नहीं सुधरेगी तो भी लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे ही, और ये जो असंतुलन है ये बना रहेगा। एक तरफ का क्षेत्र वीरान होता जाएगा और दूसरी तरफ पांव रखने की जगह नहीं होगी। जी। बनारस को लेकर कुछ आप बताएं कि अभी जब बनारस जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज जो बनारस में विकास हुआ है। पहले से स्थितियां बेहतर हुई हैं, सड़कें दुरुस्त हुई हैं, चौड़ी हुई हैं, और मंदिरों का विकास हुआ है। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इससे बनारस की आय जो है वो बेहतर हुई है। वहाँ के छोटे लोगों की आय, छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, होटल वाले हैं, नाव वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, तो उनकी आय बढ़ी है। तो यह अच्छी पहल है सरकार की। और इस दृष्टि से मैं अगर देखूं तो बनारस बदला है, लेकिन पुरानी चीज़ों को भी लेके चल रहा है। बनारस अपनी परंपराओं से, धरोहरों से बनारस जुड़ा हुआ है, और बनारस की यही पहचान है। जब तक बनारस अपनी प्राचीन धरोहरों से जुड़ा रहेगा, तब तक बनारस एक ऐतिहासिक और जीवंत शहर बना रहेगा, लोगों का आकर्षण बना रहेगा। अगर उस प्राचीनता से, उस चीज़ों से अगर ज़्यादा छेड़छाड़ सरकार करेगी या कोई भी करेगा, तो शायद वो बनारस की जो एक गरिमा है, जो उसका महत्व है, वह आम शहरों की तरह हो जाएगा। अब भी जब जाते हैं तो इच्छा होती है कि अस्सी घाट जाएं, दशाश्वमेध घाट जाएं, इच्छा होती है कि भीड़ भाड़ को देख करके अब इच्छा कम हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी इच्छा होती है, और समय निकाल कर मैं प्रयास करता हूँ कि छोटी यात्रा में भी अस्सी घाट जाऊँ, और भी दशाश्वमेध घाट जाऊँ, आरती देखूँ शाम की, नाव पर थोड़ा चढ़ूँ। तो अभी भी इच्छा होती है, और इस दृष्टि से बनारस एक तनाव में सुकून देने वाला भी शहर है। मैं इसे मानता हूँ व्यक्तिगत मेरी दृष्टि। तनाव में सुकून वहाँ मिलता है। कोई कितना हो तनाव में है, अगर वो बनारस के घाटों पर चला जाए तो वह तनाव से मुक्त तो हो ही जाएगा। वहाँ के लोकल जो परिवेश है, वहाँ की जो जनजीवन है, घाटों का, मंदिरों का जनजीवन है, निश्चित ही उसको आत्मिक बल भी मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिलता है, और प्राकृतिक रूप से उसके अंदर कुछ नया भी विकसित होता है। वह एक तरीके से सहज महसूस करता है, तनाव से मुक्त महसूस करता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, दूसरे की राय अलग हो सकती है बनारस। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि अगर मैं भी तनाव में हूँ या किसी समस्या में हूँ, तो मैं मंदिरों की ओर, घाटों की ओर, वहाँ के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की ओर अगर मैं यात्रा करता हूँ या किसी के साथ जाता हूँ, किसी को यात्रा इसी बहाने करवाता हूँ, तो स्वयं भी मैं यह अनुभव करता हूँ। बहुत सुंदर। लोग कह रहे हैं कि मतलब जो 20-25 साल पहले वाली जो पीढ़ी है, जैसे हम लोगों का जो दौर था, या हमारे पहले वाले दौर में, कि एक जगह आरती होती थी, 2 जगह आरती होती थी, तो एक उत्कंठा थी। अब आरती लगभग हर घाटों पे हो रही है, और मतलब एक पहले वाला जो भाव था, जिसे सुकून की बात आपने की, शांति की बात की, प्रकृति से जुड़ाव की बात की, आध्यात्मिक भाव, वातावरण आपके मन मस्तिष्क में छाने लगने लगता था, वो वाली जो बात थी, वो धीरे धीरे छीज रही है। मतलब विजिटर्स ज़्यादा हो गए, पिकनिक जैसा हो गया, और ये स्थिति लगभग हर धार्मिक स्थलों की होती जा रही है कि अब अंतर नहीं रह गया कि हम पार्क में हैं कि हम कोई देवालय में हैं या देव परिसर में हैं।
और सामान्य नदी पर घूमने गए हैं या गंगा जैसी नदी के किनारे हम हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब वो पहला वाला, क्या हम लोग ये पहला और पुराना का जो भेद में करने के आदी हैं उससे हम प्रभावित हैं, या सचमुच एक अंतर आ रहा है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आधुनिक समाज का दबाव इन सब चीज़ों पर भी पड़ा है। जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले 1-2 जगह आरती होती थी, आपने कहा, निश्चित ही अभी कई बड़े घाटों पर आरती हो रही है, लेकिन इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। सभी भीड़ अगर दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठा होती है तो उसको नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए 80 घाट पर या बाकी सभी छोटे बड़े घाटों पर ये जो आरती शुरू हुई है उसमें लोग दशाश्वमेध न जा कर के, समय कम है तो वह 80 घाट पर ही आरती का भी आनंद ले सकते हैं। और जो नई पीढ़ी है निश्चित ही वो जाती है एक घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए या थोड़ा सा समय बिताने के लिए, लेकिन वहाँ जा कर के जो आप महसूस करेंगे, अगर आप गए होंगे तो, जो आरती की जो पद्धति है, जब वो शंख बजते हैं, आरती होती है और मंत्र पढ़े जाते हैं, तो जो मनोरंजन की दृष्टि से समय बिताने गया है वह भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसमें खो देता है, आध्यात्मिक हो जाता है, उसके मुंह से भी मंत्र निकलने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, अगर हमारे भीतर जो भावना है, जिस दृष्टि से हम देखेंगे वही हम प्राप्त करेंगे वहाँ से। बहुत सुंदर। तो बनारस का एक स्वरूप अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है चीज़ें तो में बदलाव तो होता ही है, तो वही हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप हमें बताइए कि जो आप केंद्रीय हिंदी संस्थान CHI, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट, जो कि एक पुरानी संस्था है हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाली, तो एक क्षेत्रीय निदेशक के नाते आपके क्या दायित्व हैं और किस तरह का कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान में होता है? जी, अच्छा प्रश्न आपने किया। खासकर ये मेरे व्यक्तिगत रोजगार से है, जुड़ा हुआ है और विगत 8-9 वर्षों से मैं संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। दरअसल केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका हिंदीतर भाषी राज्यों के छात्रों और अध्यापकों, विशेषकर हिंदी छात्रों और हिंदी अध्यापकों के लिए हिंदी में प्रवीण करना, हिंदी में कुशल बनाना, हिंदी में उनको रोजगार के अवसर की ओर अग्रसर करना, ट्रेनिंग देना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना, और कुल मिला के जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं जहाँ के हिंदी अध्यापक अभी भी, चूँकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो वे उतनी शुद्धता के साथ हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए संस्थान अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म कोर्स, लघु अवधि के शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम केंद्रों से आयोजित किए जाते हैं। और यह पूरे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में और दक्षिण भारत के राज्यों में, यानी जिनकी जो ग क्षेत्र में आते हैं और ख क्षेत्र में आते हैं, विशेषकर ग क्षेत्र के राज्यों के लिए हिंदी के पठन पाठन और इस प्रकार के ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम, यानी कि अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, साथी, युवा जो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी को अपनी हिंदी को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए संस्थान अलग अलग तरह के कार्यक्रम करता है। एक नवीकरण जैसा कार्यक्रम जैसा कि होता था, मैंने भी संस्थान में कुछ दिन तक काम किया है, तो उस समय अहिंदी भाषी क्षेत्रों में जो शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी शिक्षक, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपनी हिंदी को और बेहतर करें, अथवा हिंदी को पढ़ाने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि एक असमी भाषी शिक्षक है और वो हिंदी पढ़ाता है, मातृभाषा उसकी असमी है, जो कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो भी असमी भाषी हैं या तमिल भाषी हैं, तेलुगु भाषी हैं, और उनको हिंदी पढ़ना और पढ़ाना है। तो इस स्थिति में एक बहुभाषिकता वाली स्थिति आ जाती है। तो एक बहुभाषिक स्थिति में हिंदी का शिक्षण कैसे होना चाहिए? देखिए, हिंदी, हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और वर्तमान समय में हिंदी का प्रसार तेजी से हुआ है, भारत में भी और भारत के बाहर भी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सिनेमा की रही है। आधुनिक जो संचार के साधन हैं, जो टेलीकॉम है, सोशल साइट्स हैं, सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, मीडिया है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनल, और आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और इन सब पर हिंदी सहजता से इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, चाहे वो टाइपिंग हो या सुनना हो, वॉइस से हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों को।
तो अब जो पहले जो एक हिंदी को लेकर के एक झिझक थी कि हम ठीक से शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, एक भय रहता था हिंदी तरभाषी छात्रों का, अध्यापकों का, अब वह भय समाप्त लगभग हो रहा है। यानी कि एक तरह से कहें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का यहाँ एक अच्छा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ रहा है। बिल्कुल। मातृभाषा असमिया है या बांग्ला है या आपको गारो है, खासी है, नागामीज है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, लेकिन जो बच्चे हैं वो घर में ही मोबाइल से, यूट्यूब से, रील से वे हिंदी सीख ले रहे हैं। कम से कम बोलना तो सीख जा रहे हैं। अब वो कक्षा में जब जा रहे हैं, कक्षा 1 में, अच्छा, LKG में, UKG में, तो हिंदी उनके लिए कठिन भाषा अब नहीं रही। वे सहजता से हिंदी बोल पा रहे हैं और धीरे धीरे उनको अगर सहयोग मिल रहा है अध्यापक का, तो वे असमिया में भी उतना ही उनको अधिकार, माने हिंदी में भी उतना ही अधिकार प्राप्त कर ले रहे हैं जितनी उनकी मातृभाषा में। बहुत सुंदर। शेखर जी, आप लगभग 2013 से आप उत्तर पूर्व के राज्यों में अलग अलग पदों पर, अलग अलग हैसियत से आप कार्य कर रहे हैं। अगर हम इन टोटल में कहें तो उत्तर पूर्व, जिसको नॉर्थ ईस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, उत्तर पूर्व के राज्य के लोगों की प्रमुख चिंता आपको क्या लगती है? उनकी प्रमुख चिंता शब्द से मेरा आशय है कि वो किस तरह की समस्या से ज़्यादा जूझते हुए दिखाई देते हैं। एक तो ये बात है, और आप स्वयं एक हिंदी भाषी क्षेत्र से वहाँ गए हैं, तो आपको किस तरह की समस्या का सामना अधिक करना पड़ता है, ये इस पर कुछ हमें बताइए। मतलब उनको कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। और मैं ये जब कह रहा हूँ तो मैं नॉर्थ ईस्ट शब्द कह रहा हूँ, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप कई राज्यों में वहाँ रहे हैं। आप दीमापुर में भी रहे हैं, आप त्रिपुरा में भी रहे हैं, अगरतला में भी रहे हैं, गुवाहाटी में भी आप रह रहे हैं। तो वहाँ के युवा जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरह, कैसी अपेक्षाएं रखते हैं भारत से या जो शीर्ष नेतृत्व है उससे? देखिए, पूर्वोत्तर के लोगों का जहाँ तक सवाल है समस्याओं का, समय बहुत तेजी से बदला है पूर्वोत्तर के लिए। खास करके पूर्वोत्तर में विकास तेजी से हो रहा है। बाकी देश के लोगों की जो समस्या है वही पूर्वोत्तर की भी समस्या है। पूर्वोत्तर कोई अलग द्वीप नहीं है। पूर्वोत्तर हम कह देते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं और 8 राज्य अपने आप में अलग हैं, अलग अलग हैं, विविधता लिए हुए हैं। वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की भाषाएं अलग अलग हैं, वहाँ के खान पान अलग हैं, यानी उनकी अपनी अपनी अस्मिताएं हैं। तो हम एक पूर्वोत्तर को एक शब्द में उत्तर पूर्व में 8 राज्यों को समेट करके विचार करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक राज्य पर अलग अलग दृष्टि से अब बात होनी चाहिए। और वहाँ के लोग यह चाहते भी हैं कि अब पूर्वोत्तर कह करके उनके किसी मुद्दे पर बात न की जाए। अब वह जिस राज्य के हैं उनको उस राज्य से पहचाना जाए। अगर वो त्रिपुरा से है, त्रिपुरी समुदाय का है, काकबोरक समुदाय का है, तो उसकी पहचान पूर्वोत्तर के निवासी हैं, इससे वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसे त्रिपुरी कहा जाए, उससे काकबोरक भाषी कहा जाए। इसी प्रकार जो नागा हैं उनमें भी बहुत सी जनजातियां हैं, तो वे भी चाहते हैं कि उनकी अपनी जाति से उनको बोला जाए, पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, न कि पूर्वोत्तर। बहुत सुंदर। तो अस्मिता के पहचान का संघर्ष है वह तेजी से बढ़ा है पूर्वोत्तर में। और जहाँ तक प्रश्न है कि वहाँ के लोगों की मूल समस्या क्या है, तो वहाँ पूर्वोत्तर में जनसंख्या कम है। अभी भी अपेक्षाकृत शेष भारत की तुलना में जो जनसंख्या विकास की जो दर है वह निश्चित ही पूर्वोत्तर में कम है। हाँ, कुछ बाहरी जो लोग जा रहे हैं वहाँ रोजगार की दृष्टि से, अन्य कारणों से, वे कुछ जनसंख्या में कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं, उनके कारण हो रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। वहाँ के आम लोग अभी भी बहुत कम, वहाँ की आवश्यकताएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं अभी भी पूर्वोत्तर में बहुत कम हैं, संतुष्ट हैं अपने छोटे से रोजगार में, जीवन में। हाँ, जो पढ़ा लिखा जो तबका है, जो शिक्षित है, जो नौकरी पेशा में आ गया है, जो पूर्वोत्तर से बाहर निकल गया है, वह निश्चित ही अपने बच्चों को शेष भारत से जोड़ना चाहता है, शिक्षा के लिए बाहर भेजता है, और विशेष करके इसलिए उसको तैयार करता है कि उसकी हिंदी ठीक हो जाए, अंग्रेजी में वो दुरुस्त हो जाए, और उसको बेंगलोर में नौकरी करनी पड़े तो भी उसको कोई समस्या ना हो। तो इस दृष्टि से नई पीढ़ी अब बाहर जाने से नहीं डरती है।
पहले एक डर था वहाँ पर, वहाँ के लोगों का। बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे, अपने बच्चों को, स्वयं नहीं जाते थे। जो अब डर खत्म हुआ है, इसका कारण है पूर्वोत्तर में विकास, तेजी से विकास हुआ है। चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, टेलीकॉम हो, जैसा कि मैंने कहा सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। तो अब कोई भी शेष दुनिया से कटा नहीं है, शेष भारत से कोई अलग और टापू नहीं है। वही सब समस्याएं यहाँ की भी है, वहाँ का भी है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जो वहाँ का जो युवा है वो ये नहीं चाहता है कि आप उसको उत्तर पूर्व कह करके संबोधित करें, बल्कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक भाषिक और एक सांस्कृतिक पहचान है, और शेष भारत के लोग उस पहचान को जाने, समझें, उसके राज्य से जाने, उसको राज्य से जाने, उसकी भाषा से जाने। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ कि कोई कहे कि हिंदी क्षेत्र कह दे और कहे कि 10 स्टेट को हम एक में ही शामिल कर लेते हैं और हिंदी क्षेत्र की समस्या बताइए। तो हिंदी क्षेत्र में दरभंगा भी है, और हिंदी क्षेत्र में कानपुर भी है, हिंदी क्षेत्र में दिल्ली भी है, और मैसूरी भी है। तो वो तो मुश्किल हो जाएगी, फिर इस तरह से कोई बात स्पष्ट होगी ही नहीं जी। क्योंकि बिहार की अपनी समस्या है, बनारस भी हिंदी क्षेत्र है और बक्सर भी हिंदी क्षेत्र है जी। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट को भी हमें नॉर्थ ईस्ट कहने के बजाय वहाँ के उन राज्यों को नाम लेना चाहिए। मणिपुरी समाज, त्रिपुरा समाज, उसमें भी थोड़ा और नीचे जाकर के जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आपने बात कही कि विकास होने से कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है, रेल के विकास से और एयरपोर्ट के विकास से, फिर भी एक दुराव जैसा तो महसूस होता है मीडिया में। मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं वो कहते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी खबर भी हिंदी मीडिया में जगह नहीं पाती है या दिल्ली में जगह नहीं पाती है, जब तक कि हम लोग कुछ ऐसा ना कर दें, डिस्टर्बेंस जैसी कोई चीज़ ना कर दें, हम लोग न्यूज़ में नहीं आते। जी बिल्कुल। तो ये उनकी शिकायत कितनी जायज़ है आपकी नज़र में? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि आए दिन पूर्वोत्तर की खबरें मुख्य धारा में बहुत कम, चैनलों में भी बहुत कम दिखाई देती हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटना ना घट जाए। लेकिन अब ये थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। बदलाव इस तरह से आया है कि अब पूर्वोत्तर पर भी सरकार का बहुत फोकस है। तो सरकार शिक्षा का विकास कर रही है, अस्पताल का विकास कर रही है, परिवहन दुरुस्त कर रही है, रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। तो प्रचार सरकार भी कर रही है और वहाँ की राज्य सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं। अब चूंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब एक सशक्त माध्यम बन गया है। अब सब स्वयं सब पत्रकार हैं, सबके हाथ में चैनल है, यूट्यूब है या दूसरे भी माध्यम है। खबर अब सेकंडों में पूरे देश में फैल जा रही है। ठीक है, मुख्य धारा के चैनल न चलाएं, लेकिन बाकी देश के लोग जिनको दिलचस्पी है पूर्वोत्तर में या जुड़े हुए हैं, निश्चित ही उन खबरों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उन तक पहुंच जाती है। और इतना दबाव तो अब पड़ ही रहा है कि मुख्य धारा के जो चैनल है, मीडिया है, वह उनको कवरेज अब दे रहा है। तो समय लगेगा इसमें। पूर्वोत्तर चूंकि अभी भी एक अजनबी क्षेत्र है पूरे शेष भारत के लिए। पहले लोग डरते थे पूर्वोत्तर आने से, तरह तरह की भ्रामक धारणाएं प्रचलित थीं, नागालैंड के बारे में, दूसरे मणिपुर के बारे में, मिजोरम के बारे में। लेकिन मैं पिछले जो है लगभग 2013 से मैं पूर्वोत्तर में कार्य कर रहा हूँ, लगभग 12 वर्षों से। और मैंने स्वयं महसूस किया कि कहीं भी भेदभाव नहीं है, विशेष करके हिंदी भाषियों के साथ। छुटपुट घटनाएं वो प्रायोजित हैं, राजनीतिक हैं, वह हमारे राज्यों में भी होती हैं आए दिन। लेकिन जितनी सहजता हिंदी भाषी पूर्वोत्तर में महसूस करते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, रोजगार में हो, छोटे मोटा व्यवसाय करते हैं, उतनी आज़ादी, उतनी स्वतंत्रता शायद शेष दक्षिण के राज्यों में न हो। यह हो सकता है कि यह मेरे अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हिंदी सहजता से, सरलता से हिंदी भाषी वहाँ घुल मिल गए हैं और बहुत पुराने समय से वो रह रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास में शेष भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक विकास में, पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास में, खास करके असम के विकास में शेष भारत के लोगों का, हिंदी भाषियों का, बिहारियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, राजस्थान के मारवाड़ियों का, गुजरातियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको कम नहीं है, आज भी सिलसिला चल रहा है। मैं भी जहाँ 2007 या 8 में 2-3 शहरों में मैं गया था, शिलोंग में था, ईटानगर में था, गुवाहाटी में था,
और एक सप्ताह लगभग वहाँ मैं था। तो वहाँ के जो कुछ युवाओं से मेरी बातचीत जो हुई, वो मेरी जो समझ में जो बात आई वो ये लगी कि जो वहाँ का स्थानीय जो समाज है, जो वो हमसे और अपनेपन की अपेक्षा रखता है। जी। कहीं ना कहीं हम अदर जैसा उनको लगता है कि जो शेष भारत के लोग हैं हमें अन्य की तरह देखते हैं, कुछ विचित्र जैसा देखते हैं। जी जी। तो ये अन्यता, ये विचित्रता या एक अजनबीपन हमारी ओर से ज़्यादा है। एक तो ये बात हमारी, मतलब इधर जो हिंदी भाषी विशेषकर क्षेत्र से, और दूसरा उनको लगता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो एक अभिमान में रहते हैं। वो मतलब उनके अंदर एक दंभ होता है, हिंदी वाला होने का दंभ होता है, और उस दंभ से उनको असुविधा होती है। जाहिर सी बात है, किसी को भी असुविधा होगी, क्योंकि हर आदमी, हर समाज अपने आप में पूर्ण है। कोई समाज किसी से कमतर नहीं है, कोई भाषा किसी से कमतर नहीं है। तो एक बराबरी का भाव जो है वो वह समाज हमसे चाहता है। हम भी इधर से जाएं तो वहाँ के लोकल कल्चर का सम्मान करें, चीज़ों को समझें, नहीं समझते हैं तो टिप्पणी ना करें। कई बार होता है कि आप ना उस शहर में गए, ना उस कल्चर को जाने, और आपने टिप्पणी कर दी। टिप्पणी क्यों इतनी ज़्यादा? ये आपने भी महसूस किया ऐसा? देखिए, टिप्पणी वही लोग करते हैं जो थोड़े समय के लिए, 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं, जो नए नए लोग हैं, जो पहली बार गए हैं या नौकरी के लिए गए हों, रोजगार, और वो पहले के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त, पहले के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहते हैं। वह जो है, वे लोग अपने मस्तिष्क में पूर्व धारणाओं को ले करके जाते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर की हर राज्य की, वहाँ के लोगों की अपनी अस्मिता है, उनकी अपनी भाषा है। जैसे हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है, स्वाभिमान होता है, वैसे वहाँ के भी लोगों की अपनी मातृभाषा पर गर्व है, स्वाभिमान है, जो कि स्वाभाविक बात है जी। तो अगर यहाँ से शेष भारत से लोग जाते हैं, अगर स्थायी रूप से रहते हैं, तो निश्चित ही मैं कहूँगा कि वहाँ की भाषा को उनको अपनानी चाहिए, सीखनी चाहिए वहाँ की भाषा। अगर उनको सहजता से वहाँ रहना है, घुलना मिलना है, तो सबसे पहले वहाँ की भाषा को सीखना चाहिए, वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, वहाँ के कल्चर का, वहाँ की वेशभूषा का, वहाँ के खान पान का सम्मान करना चाहिए। हमें नहीं पसंद है, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, लेकिन हम उसे गलत दृष्टि से उसका मूल्यांकन न करें, आकलन न करें, कमेंट न करें, ये हमें सोचना है। बिल्कुल, सबका अपना स्वाद है, सबकी अपनी रुचि है, पूरा विश्व भिन्नताओं से भरा हुआ है, उसी विश्व का एक हिस्सा हम भी हैं। चलिए, हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर बहुत बात कर लिए, पूर्वोत्तर पर बातचीत हो गई। अब हम, चूंकि आपने भी पढ़ाई की है, आगरा से आपने पढ़ाई की है, बनारस के बाद आगरा आप आए। आगरा शहर के बारे में कुछ बताइए। आगरा शहर कैसा आपको लगता है? वहाँ गए तो कैसा महसूस हुआ जब आप शुरू में गए? जो आपने आगरा के बारे में सुना था, एक भारतीय होने के नाते आगरा हम लोगों के दिल में एक अलग स्थान रखता है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है भारत का। आपका आगरा से जुड़ाव, वहाँ से कोई मेमोरी हो तो? देखिए, जब मैं आगरा गया तो उस समय आपके भी और हमारे भी संघर्ष का काल था। MA B.Ed कर चुके थे, मैं कर चुका था, और आगे करियर के लिए कुछ सोचना था, तो मैं कुछ कर नहीं रहा था या सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ से MPhil पाठ्यक्रम किया जाए। वहाँ आप MPhil कर चुके थे, आपसे मैं सदा प्रेरित रहा, आपने मुझे मार्गदर्शन भी दिया। तो मैं MPhil में जब गया तो मेरी दृष्टि थी कि हम वहाँ से आगे बढ़ें, MPhil करते हुए और आगे बढ़ें, विशेष करके नेट की परीक्षा दें, पास करें, ताकि एक रोजगार का अवसर और बढ़े। तो मैं बाहर की दुनिया से ज़्यादा मेरा वास्ता नहीं था, कम रहा, और चूंकि मैं छोटे से गांव से गया था, एकाएक मैं बनारस पहुंचा था BHU में। 1-2 बार यात्रा में गया होऊंगा, लेकिन अस्थायी रूप से रहने के लिए, पाठ्यक्रम MA करने के लिए, मैं एक छोटे से गांव, बिहार के एक छोटे से कस्बे से मैं बनारस पहली बार BHU में पढ़ने गया, और वहाँ नामांकन होना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। तो उसी प्रकार जब आगरा में मैं MPhil में कर रहा था, तो मेरे सामने भी एक चुनौती थी कि इसके बाद क्या। पुराना शहर है, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, पहली बार मैं ताजमहल देखने, पहली बार फतेहपुर सीकरी गया। निश्चित ही ये दोनों इमारतें हमारी जो ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं, उसकी एक नायाब पहचान है। तो
जो भी पहली बार आगरा जाता है, ताजमहल के सामने जाता है, वह अवाक रह जाता है, अचंभित रह जाता है। वह मैंने भी महसूस किया। फतेहपुर सीकरी में भी वही हुआ। बुलंद दरवाज़ा, जो इतना विशाल दरवाज़ा और उसका प्रांगण और वहाँ से खूबसूरत नज़ारा अद्भुत लगा मुझे। बाकी जो वहाँ के भीड़ भाड़ की समस्या आम बात है, क्योंकि वो एक पुराना शहर है और छोटे पैसे से जुड़ा हुआ वह शहर रहा है। भाग दौड़ की जिंदगी वहाँ सबकी है। आगरा का विकास हो रहा है, उस समय इतना विकास नहीं था। तो मुझे लगा कि इस शहर का ऐतिहासिक दृष्टि से विकास होना चाहिए, रोजगार की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी, और उसकी उन्नति होनी चाहिए। बनारस से आप आए थे आगरा, मैं भी बनारस से आगरा आया था। तो वो जो अंतर था बनारस और आगरा वाला, उस अंतर को कभी आप अलग से महसूस किए हैं? बिल्कुल अंतर है। बनारस में जब मैं तनाव में होता था, जैसा मैंने कहा, तो मैं घाटों, मंदिरों या अन्य ऐतिहासिक जगहों, सारनाथ हो, रामनगर की किला हो, या दूसरों को दर्शन कराने के लिए भी मैं निकल पड़ता था। और मैं अवकाश के दिन जाता था जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। लोग मंगलवार को जाते हैं, मैं शुक्रवार को जाता था, मैं सोमवार को जाता था, भीड़ कम रहती थी। लेकिन आगरा में आने के बाद इतना आसान नहीं था ताजमहल रोज रोज जाना, दूसरे स्थानों का रोज रोज भ्रमण करना। तो एक सुकून वाली जो जगह थी, वो मुझे बराबर जो है लगा कि वो कहीं नहीं है आगरा में। तो घूम फिर करके अपना कमरा ही सबसे सुकूनदायक जगह लगता था। और आगरा विश्वविद्यालय अपने आप में बड़ा विश्वविद्यालय है। और संजोग से जो के मुंशी विद्यापीठ, जो जहाँ हम लोग एमफिल में कर रहा था, तो उसका पुस्तकालय वाकई में बहुत लाजवाब है। बहुत पुस्तकें वहाँ पर हैं, बहुत हमारे साहित्यिक महान लोग वहाँ रहे हैं। तो उस पुस्तकालय का मुझे बहुत लाभ मिला और मैं पढ़ने का जो मेरा सिलसिला था वहाँ और तेज हुआ। अच्छा। तो मैं किताबें इशू कराता था या वहाँ बैठकर भी पढ़ता था। तो मेरा ध्यान कैरियर की तरफ था, न कि इधर उधर घूमने की तरफ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आगरा में मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, जहाँ से मैं नेट और जेआरएफ मैंने पास किया। अच्छा, वहीं रहते हुए आपका भी पास बिल्कुल, हुआ। वेरी गुड। और एमफिल करने के साथ ही ये उपलब्धि मिली। और फिर मेरा लक्ष्य, आपने कहा कि अब आपका लक्ष्य जेएनयू होना चाहिए, तो मैंने अपना लक्ष्य मन बनाया कि अब जेएनयू सचमुच में मेरे लिए आसान हो गया है। और जेएनयू की तरफ वहाँ से पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए मैं जेएनयू की तरफ रुख किया। चलिए, जेएनयू दिल्ली पे हम आएंगे, तब तक पहले मुझे ये बताइए कि आप 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब भी तनाव होता था जी, तो आपको इतना तनाव क्यों होता था? आज भी तनाव होता है? जी जी, बताइए। देखिए, तनाव कमोबेश हर व्यक्ति के जीवन में होता है। कुछ लोग अभिव्यक्त करते हैं, सच सच बता देते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तनाव को नहीं बता रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में तनाव नहीं है, समस्याएं नहीं हैं, निश्चित हैं। तो ये जो समस्याएं हैं व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्व की, निश्चित ही उससे मैं हमेशा जूझता रहता था। और पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी अध्यापक रहे, तो लगता था कि हमें भी कुछ रोजगार, इस तरह का सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहिए ताकि जीवन में आगे सहजता रहे, जीवन यापन करने में। एक भय जैसा हमेशा एक अंतर में रहता था कि हमारे घर में कोई बिजनेस करने का माहौल नहीं है, हम वहाँ सक्षम नहीं हो पाएंगे बिजनेस में। कृषि उतनी जो है कह सकते हैं आय के लिए उस तरह से स्रोत नहीं है कृषि। तो इसलिए वो तनाव को, वह अगर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तनाव में ही ग्रस्त था। वह एक सबके जीवन में होता है और वह लक्ष्य के लिए मैं चिंतित था। लक्ष्य मेरा एकाग्रतापूर्ण लक्ष्य था कि मुझे कुछ करना है, कोई रोजगार करना है, प्राप्त करना है। तो इसलिए मैं अनेक शहरों में। तो वो जो ध्येय आपने निश्चित किया, जो लक्ष्य निश्चित किया कि अपनी एक पहचान या अपनी एक नौकरी को सुनिश्चित करना है, अब आप एक पद पे हैं और एक जिम्मेदारी के पद पर हैं, तो अब कैसा महसूस होता है? सेल्फ ऑफ एकम्प्लिशमेंट जैसा, उपलब्धि जैसा भाव मन में आता है? जी,
निश्चित ही जिस संस्थान में मैं विगत 8-9 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लगभग संस्थान मेरे लिए मेरे भीतर समाहित हो गया है। सारी गतिविधियाँ, उसके पाठ्यक्रम, दिनचर्या, अपने आप को मैंने ढाल लिया है। ठीक है, कभी कभी होता है कि व्यक्तिगत रुचि के अनुसार हमें रोजगार नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं इसको चुनौती के रूप में देखता हूँ। अगर हमें व्यक्तिगत रुचि के अनुसार पेशा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हमें जो मिला है उसको एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और मैंने इसी रूप में संस्थान में दायित्व संभाला और दीमापुर केंद्र पर मुझे दायित्व दिया गया, जहाँ मान्यता आज भी है कि वहाँ लोग नहीं जाते, जाना नहीं चाहते। जो भी वहाँ की समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे लिए पूर्वोत्तर कोई अजनबी नहीं था। इसके पहले त्रिपुरा विश्वविद्यालय में 2013 से मैं अतिथि अध्यापक के रूप में हिंदी विभाग में कार्य कर चुका था, तो पूर्वोत्तर मेरे लिए तो प्रोफेसर होते तो आप ज्यादा खुश होते, नहीं ऐसा लग रहा आपकी बातचीत से? नहीं, प्रोफेसर तो हो ही जाऊंगा। अच्छा, मतलब पढ़ाने का डायरेक्ट अगर आपको अवसर मिलता, बिल्कुल सही एक कहा। अध्यापक वाला जो जीवन है वो जी, अभी संस्थान में जो खास करके गुवाहाटी केंद्र पर जो शैक्षणिक जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं, वहाँ पर कोई पाठ्यक्रम अभी शुरू नहीं हो पाया है। निकट भविष्य में संभावना है, हम लोग शीघ्र ही कुछ पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन वहाँ जो शिक्षक प्रशिक्षण परक जो पाठ्यक्रम वहाँ चलते हैं लघु अवधि, वह अपने आप में एक चुनौती वाला कार्य है, क्योंकि हम हिंदीतर भाषी शिक्षकों को और छात्रों को हिंदी से जोड़ते हैं, शेष भारत से जोड़ते हैं। विशेषकर आप शिक्षकों को आप लोग प्रशिक्षित करते हैं, तो एक तरह से अध्यापन का आनंद तो वहाँ भी है, अवसर है, वहाँ पर आनंद का अवसर है। और संस्थान से बीएड की डिग्री भी मिलती है, वहाँ बीएड की भी पढ़ाई होती है ना? जी, आगरा में हमारे 3 पाठ्यक्रम हैं। प्रवीण, ये किस तरह के विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं आगरा में? आगरा में जो तीनों पाठ्यक्रम हैं, डीएलएड, बीएड, एमएड, जिसको प्रवीण, पारंगत और निष्णात के नाम से जाना जाता है। तो उस बीएड की मान्यता भी पूरे भारत में है? एनसीटी से तीनों पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं। बहुत सुंदर। और इसमें हिंदीतर भाषी राज्य के छात्र ही प्रवेश परीक्षा के द्वारा नामांकन ले सकते हैं। यानी कि जो अहिंदी भाषी राज्यों के जो छात्र हैं वो अगर बीएड करना चाहें तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और शिक्षक भी अवकाश लेकर वहाँ 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम कर सकते हैं। उनके लिए कोई प्रवेश परीक्षा और पूरे जो उसकी मान्यता है पूरे देश में, जैसे बीएड की जो मान्यता। आगरा से डीएलएड, बीएड, एमएड करके हजारों छात्र हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी के अध्यापक बने हैं। प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बहुत बड़ी संख्या है। जो आगरा से बीएड, डीएलएड किए हुए छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, जो आज अपने अपने राज्य में हिंदी के अध्यापक के रूप में हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी पढ़ाना केवल एक भाषा पढ़ाना नहीं है, बल्कि इसको हिंदी के माध्यम से शेष भारत को जोड़ना है। बहुत सुंदर। कविता लिखते हैं शेखर जी आप? कविता कभी लिखता था, युवा था, पढ़ाई के दौरान, एमए के दौरान, एमफिल के दौरान कुछ कविताएं लिखता था, लेकिन मैंने कहीं प्रकाशित नहीं करवाई। और आजकल के जो खास करके जो संस्थान में आया या और भी जगह रहा, तो अंदर से उस तरह की प्रेरणा नहीं आई कविता या कोई रचनात्मक विधा लिखूं। लेकिन बाकी जो है संपादन का कार्य मैं कैसा संपादन? एक पत्रिका जो आपके यहाँ से निकलती है ना, क्या नाम है? केंद्रीय हिंदी संस्थान से 8 शोध पत्रिकाएं निकलती हैं, जिसमें समन्वय पूर्वोत्तर भारत की प्रतिनिधि पत्रिका है। और उसमें आप संपादक हैं? इसके संपादक मैं 2024 तक था। अभी मैं वर्तमान में सह संपादक हूँ। अच्छा। तो 2017-18 से ही मैं इस पत्रिका में जुड़ा हूँ, सह संपादक के रूप में, फिर संपादक के रूप में। तो कहानीकार कहलाने की, कवि कहलाने की इच्छा आपके मन में जोर नहीं मारती है? देखिए, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह चर्चित होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, लेखक बनना चाहता है। शायद मेरे अंदर वो पिपासा नहीं है या दब गई है। अब ये हो सकता है कि दब गई हो, या भय हो कि मेरी कविता लिखूंगा कुछ उसका ठीक से वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा है अपना जो दायित्व है, नहीं पठन पाठन का दायित्व, जहाँ तक याद है बीएचयू में आपके हम जो साथी लोग थे, हम लोग, एक सुरेंद्र पांडे जी हैं, अभी यूपी में हैं,
आपको कवि जी कहते थे। हाँ, जी। हमसे कहते थे कि आओ कवि कवि। तो आपकी पहचान बनारस में कवि की रही। जी। शैलेंद्र है और जी। कोई दोस्तों के जी, नाम जी। शैलेंद्र हैं, विजेत्री शैलेश है, हैं, विजेत्री है। शैलेश। शैलेश नाम है, शैलेंद्र। शैलेश भी है, शैलेंद्र भी है। हाँ हाँ, दोनों लोग, जी, हाँ जी। हाँ। सब अंबुज पांडे। जी, अंबुज पांडे अंबुज है। पांडे तो अभी फेसबुक से गायब हैं, लेकिन उनकी किताब शायद मैं जी, देखा कहीं से एक जी, आई जी। है, बड़ी जी, खुशी हुई देख करके। तो आपको कवि जी कहा जाता था, तो अचानक से वो कवि जी वाला जो है वो आपने जो रूप है वो क्यों दबा दिया है? हो सकता है कि आगे जो मैंने कहा कि संघर्ष का जो समय था आगे का, कविताएं पढ़ते तो होंगे। तो कविताएं निश्चित रूप से पढ़ता था। मुझे आज भी कविताएं प्रिय हैं। मैं कविता पढ़ना पसंद करता हूँ। उपन्यास पढ़ना, कहानी पढ़ना मैं पसंद नहीं करता हूँ। बोझिल सा लगता है। पाठ्यक्रम में भी मैं चाहता हूँ कविता पढ़ाऊँ, आलोचना पढ़ाऊँ। अमेजन, जी। नेटफ्लिक्स, ये सब वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? समय नहीं मिलता है। देखा जाए तो समय कहाँ चला कार्यालय जाता है? के कार्यों में भी समय देना पड़ता है। हाँ। दरअसल हमारा जो संस्थान है उसमें स्टाफ कम है, दायित्व ज़्यादा हैं और कार्यालयी कार्य ज़्यादा हैं, तो उन सब को भी सहजता से चूँकि करना पड़ता है, तो वहाँ मुझे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दायित्व का निर्वहन करना पहले ज़रूरी है। इसके बाद मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत जो रुचि है उसको फिर तो जो प्राथमिकता बचा दी जाए। हुआ जो समय है, मेरा कहने का आशय ये है कि जैसे जो लोग लिखते हैं तो उनका समय लिखने में चला जाता है, कुछ लोग पढ़ते हैं तो कुछ समय पढ़ने में चला जाता है। तो जो लिखना पढ़ना अगर न हो रहा हो तो कुछ लोगों का समय अमेजन पे चला जाता है। अमेजन है ना, वो जो मूवीज वगैरह जो आता जी, है, जी, जी। नेटफ्लिक्स पे जी, जी। फिल्में देखना, सोशल मीडिया पे समय ज़्यादा देना। जी, जी। तो आप किस में हैं? क्या सोशल मीडिया वाले में हैं? मैं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, लेकिन जुड़ा हूँ। तमाम घटनाएँ जो लोग लिख रहे हैं, अपना प्रकाशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया को मैं आप अपनी समय ओर से कोई जी, टेंशन, चिंता वाली बात मानते जी। हैं? बिल्कुल सोशल मीडिया को आज की पीढ़ी को थोड़ा-सा सचेत रूप से उसको लेना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर सचेत नहीं हैं, तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समय सोशल मीडिया पर अपव्यय हो रहा है। इससे प्रतिभा का क्षरण हो रहा है। नई पीढ़ी मोबाइल पीढ़ी हो गई है। मोबाइल में दिन रात वह आँख गड़ाए रहती है। तो इससे बचना चाहिए। यह हो सकता है कि संक्रमण काल हो और धीरे धीरे सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट का उपयोग अगली पीढ़ी शायद उसको सही ढंग से कर पाए। तो नई पीढ़ी के लिए चुनौती है। अभी ये बहुत मुश्किल से कह सकते हैं 5-10 साल में ही ये विकास हुआ है। तो ये संक्रमण का दौर है और निश्चित ही हम युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहिए। केंद्र में रख करके, लक्ष्य को केंद्र में रख करके सोशल मीडिया या तमाम इंटरनेट पर या अन्य चैनलों पर जाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए अपने करियर के लिए, या सामाजिक अगर जीवन से मुद्दों से जुड़े हैं तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया। अगर आप सामाजिक रूप से एक्टिविस्ट हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने निजी प्रयास से आप एक नाम कमा सकते हैं, अपने क्षेत्र में पहचान कायम कर सकते हैं। तो इसको प्रत्येक युवा को इसको ध्यान में रखना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। बचपन पर क्या असर पड़ रहा है? छोटे बच्चों पर मोबाइल का असर आप कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, बच्चों को भी बहुत सोशल मीडिया और ख़ास करके जो मोबाइल पर जितने यूट्यूब हैं, ये सब चैनल हैं, ये प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा परिवार जो है, समाज जो है अब न्यूट्रल हो गया है। कह सकते हैं कि अब संयुक्त परिवार की तो धारणा पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब एकल परिवार हो गया है, पति-पत्नी हैं और एक बच्चा है। तो बच्चा संवाद किससे करेगा? अगर पति-पत्नी दोनों कमा रहे हैं, नौकरी में हैं, तो बच्चे को देखभाल कौन करेगा? तो बच्चे के लिए मोबाइल सबसे सहज माध्यम होता है वह व्यस्त करने का। तो कई बार मजबूरी होती है माँओं को कि मोबाइल दे देती हैं और अपना काम करती हैं। इसका कुछ अल्टरनेट उपाय करना चाहिए। क्या उपाय हो सकता है? परिवार तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी, तो परिवारों में एक अलगाव है, एक टूटन है, एक बिखराव है, और आपने एकल परिवार शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक तरफ मतलब इस तरह से टूटन है,
अलगाव है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया है, तो इन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि फंस गया है जीवन? हम स्क्रीन पर रह रहे हैं, आंगन में हैं, टेबल पे हैं, घर में हैं, फिर भी स्क्रीन पर हैं। स्क्रीन पर हैं लेकिन दिल स्क्रीन पे नहीं है, आंख है स्क्रीन पर, मन घर आंगन में है। देखिए, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव माँ बाप का पड़ता है। माँ बाप जो गतिविधि करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, बच्चा वही सीखेगा, वही सीखता है। एक्शन, जो एक्शन, वो जो कार्य करता हुआ जो देखता है, जो कार्य माँ बाप करेंगे। हाँ, प्रवचन आप दूसरा देंगे और कार्य दूसरा करेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम बच्चे को मोबाइल से रोकेंगे और स्वयं हम मोबाइल लेकर दिन भर उसमें बैठे रहेंगे तो बच्चा जो है खींचेगा, गुस्सा होगा, नाराज होगा, और एक उसके अंदर आपसे दुराव पैदा होगा। वह भावनात्मक लगाव उसके अंदर नहीं आएगा, वह डर से नहीं देखेगा मोबाइल, लेकिन जैसे ही अवसर मिलेगा वह फिर व्यस्त हो जाएगा और उसके पठन पाठन पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसके पूरी तरह से उसके विकास पर असर पड़ेगा। तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हमें उस तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे के मनोवैज्ञानिक या तमाम विकास पर असर पड़े। तो हम सोशल मीडिया पर अधिक समय देने से बचें, उसके लिए अतिरिक्त समय निकालें। बच्चे के सामने कम से कम सार्थक चीज़ें रखें, उपयोगी चीज़ें रखें। सोशल मीडिया पर भी, वेबसाइट पर भी, गूगल पर भी तमाम उसको पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, यूट्यूब में भी हैं। तो उसको आप बड़े स्क्रीन पर लगाएं, टीवी में लगाएं उसको, और इस तरह से उसकी पढ़ाई के प्रति उसको उत्साहित करें, उसको मोड़ें, न कि कार्टून देखे और रील्स देखे। स्वयं हम नहीं देखेंगे तो बच्चा नहीं देखेगा। बचपन की हमने बात की शेखर जी, इसके साथ ही जो बुजुर्गपन की जो स्थिति है, जो बुढ़ापे की जो स्थिति है, वो भी हमारे सामने है। आप सोशल मीडिया का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या आप इस उम्र के लोगों पर भी देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, कई मामलों में वो भी एडिक्ट हो गए हैं। अब जैसे पहले लोग घूमते थे, लोगों से बातचीत करते थे, शाम को टहलने निकलने जाते थे, अब वो मैं देखता हूँ कि जो सीनियर लोग हैं वो भी मोबाइल ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका असर पड़ा है। और एक जो है सामाजिक जो समरसता थी, आस पड़ोस से मेल मिलाप था, वह कम हुआ है। उसकी वजह है कि सब अपने में व्यस्त रह रहे हैं। जिसके पास खाली समय गांव में भी जाइए तो भी कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाह रहा है। जी, मतलब वो किसी के पास टाइम नहीं है। जी। या तो सब खाली है या तो सभी व्यस्त है। जी। तो यह जो है तकनीकी जब हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो एक कह सकते हैं कि संक्रमण होता है। उस काल को इसे देखना चाहिए कि हो सकता है कि यह 5-10 साल बाद इसका रूप बदले, और जब पुरानी पीढ़ी या नई पीढ़ी तमाम इसकी वजह से वो बीमारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, शारीरिक व्यायाम नहीं हो रहा है, चल फिर नहीं रहे हैं, तो तमाम जो है बीमारियां हैं, रोग हैं, उससे पीड़ित हो रहे हैं। तो यह युवा पीढ़ी भी और बुजुर्ग पीढ़ी भी, उसके सामने भी यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसे सोचना चाहिए कि ये जो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें स्वयं जो है सचेत होना चाहिए कि हमें सोशल साइट्स का उपयोग कितना करना है। और एक मशीन, मोबाइल को अगर हम एक मशीन के का ही विस्तार के तौर पर देखें तो एक शब्द में कहें तो मशीन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी मशीन हो, अपना जो प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उससे खुद को जोड़े रखना है। अब शेखर जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपनी माता जी के बारे में, थोड़े पिताजी के बारे में बताएं। आपके पिता भी शिक्षक रहे हैं, अभी कैसे हैं और वो आपकी इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? आप अपनी उपलब्धि को उनके नज़रिए से कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और बैकग्राउंड आपका बचपन गोपालगंज भोरे में। जी। हाँ, बक्सर जिला के हैं आप। जी। हमारे ही जिला, हम लोग एक ही जिला के हैं। याद आता है हमारे वार्डन सर ने कहा था कि पार्टनर ढूंढ के लाओ तो मुझे आप मिले, हॉस्टल मिलेगा। हाँ, हॉस्टल मिलेगा। और हम ढूंढने गए तो आप भी मिल गए और उन्होंने कहा कि देखो तुम भी चौबे, ये भी चौबे। और मैं संकोच कर रहा था, लेकिन आपने पहल की, दबाव दिया। ये भी बक्सर के हैं, तुम भी बक्सर के हो, अब क्या चाहिए, अब तुमको क्या कमी है। जी। तो एक हंसी का माहौल हुआ था। तो खैर,
तो आप बक्सर के हैं और गोपालगंज में आपका बचपन बीता है ना? भोरे छोटा सा एक कस्बा अच्छा, है, प्रखंड है, वहाँ पर भी ग्रामीण इलाका था। तो पिताजी आपके अभी कहाँ हैं? पिताजी अभी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। वे हिंदी के अध्यापक थे ना? वे हिंदी के अध्यापक थे महाविद्यालय में। और ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने अध्यापकीय जीवन का पूरा कार्यकाल उसी महाविद्यालय में व्यतीत किया, उसी एक कॉलेज में, उसी ग्रामीण कॉलेज में। तो उनको लगता था कि बच्चे को पढ़ना है तो वह कहीं भी रह करके पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर प्रतिभा होगी तो जरूरी नहीं है कि शहर में रहने वाले लोगों के ही बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में जो हमारी परवरिश हुई, तो इससे ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच जो तालमेल करने का जो एक है वो मेरे अंदर आया। न तो अपने आप को अधिक दिखावा करना है, न अपने आप को अधिक माने आर्थिक रूप से वो उस तरह की जीवन के लिए तैयार हमेशा वो करना है। तो मेरे लिए ये सहज था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में मेरे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई थी। तो शहर मेरे लिए एक पढ़ने और रोजगार का ही ध्येय था। बाकी चीज़ों से मैं दिल आत्मा मन जो है वो गांव में ही आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन होगा, उपाय होगा, तो मैं गांव में ही नौकरी रोजगार करना पसंद करूँगा। तो पिताजी बनारस में हैं और वे भी अभी रिटायरमेंट के बाद लगभग 73-74 वर्ष के हो गए हैं। फिर भी वे दैनिक दिनचर्या जो है उनकी अपनी जो है एक है, जिसमें नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठना, अपने स्वास्थ्य माता जी के बारे में कुछ बताएं, और अपने स्वयं से जो भी इच्छा की खाना है वो खाना, और अतिरिक्त दबाव नहीं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, वो स्वतंत्र हैं। और इसीलिए उनके स्वास्थ्य का राज भी यही है। माता जी अधिकांश समय गांव में रहती हैं। उनको शहर रास नहीं आया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि शहर में आस पड़ोस से संबंध नहीं रहा, वो माहौल नहीं मिला, तो ग्रामीण जीवन से वो जुड़ी हुई हैं। और कह सकते हैं कि उनको आसपास के रिश्तेदारियों में जाने का निमंत्रण आता रहता है, उसमें उनका मन लगता है। तीर्थाटन भी खूब करती हैं। और पिताजी ने तीर्थाटन शायद नहीं किया होगा उतना जितनी माताजी ने अकेले तीर्थाटन किया है। अकेले कर लेती हैं? बिल्कुल, वो समूह में जाती रही हैं। और लगभग सभी धाम और जितने बड़े बड़े तीर्थस्थल है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कामाख्या तक, त्रिपुरा तक भी मैं दर्शन करा चुका हूँ। तो वैष्णो देवी हो या अन्य जगह हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो एक जो आम जो धार्मिक महिला का चरित्र जो भारतीय समाज में होना चाहिए वो मेरी माता जी में है। ये अलग बात है कि वो गांव में रहना पसंद करती हैं और अपने खुले विचारों से समझौता प्रायः नहीं करती हैं। माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम श्रीमती कलावती देवी है और पिताजी का नाम श्री कमल नारायण चौबे है। कमल नारायण चौबे, अच्छा। तो शेखर जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब एक बात रह गई। दिल्ली छूट गया है। हम लोग पूरी बातचीत बनारस गए, आगरा गए और नॉर्थ ईस्ट की बात किए, तो आखिर में बताइए कि दिल्ली का आपका अनुभव क्या रहा? अभी भी दिल में आता है कि दिल्ली में ही नौकरी हो जाती तो अच्छा था? जी, मेरा मानना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं और जी चुके हैं वह सबसे उत्तम रहा है। उसकी तुलना आगे वाले जीवन से नहीं कर सकते हैं। सुविधाएं तमाम मिलेंगी, मिल सकती हैं, लेकिन जो हमारा पीछे का जो जीवन बीत चुका है, जो उल्लास में, आनंद में, जितने समय में ही जितना ही उल्लास मिला उसमें हो, बनारस, आगरा, उसमें ये सारे शहर हैं। ये व्यक्तिगत मेरी उपलब्धि रही है कि मेरी शिक्षा तमाम बड़े केंद्रों में ये प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है, जो प्राय कम ही लोगों को मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करना, यह मेरे लिए जीवन की सबसे अन्यतम उपलब्धि है। और जेएनयू कैंपस में रहते हुए कैसे अध्ययन अध्यापन होता है, शोध कार्य कैसे किया जाता है, इसका मुझे एहसास हुआ। और पूरी दिल्ली की तुलना अगर की जाए जेएनयू से, तो जेएनयू एक ऐसा जगह है जहां आपको निश्चित ही बनारस की तरह सुकून मिलता है। आपके शोध निर्देशक प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी थे? जी, मेरे शोध निर्देशक, जब मेरा पीएचडी में नामांकन हुआ तो उस समय प्रोफेसर मैनेजर पांडे अध्यक्ष थे,
लेकिन उनका कार्यकाल बहुत जल्दी पूरा होने वाला था और वे अवकाश प्राप्त करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे को गाइड बना लो। और प्रोफेसर चमन लाल जी, जो मैं आते जाते लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में सर को देखता था, अन्य किसी से मेरा उस तरह से सामना नहीं हुआ, तो मैंने राय दी कि प्रोफेसर चमन लाल जी मेरे शोध निर्देशक मैं रख सकता हूं। उन्होंने सहमति दे दी और प्रोफेसर चमन लाल जी ने भी सहमति दी। मेरा पूरा निर्देशन प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने ही किया। शोध कार्य किस विषय पर करना है या उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो सारे क्या विषय था निर्देश। शेखर जी? मेरा शोध कार्य का विषय था प्रयोगवाद नई कविता के साहित्यिक विवाद। प्रयोगवाद नई कविता के साहित्यिक विवाद। वाह, बहुत अच्छा। जी, तो दरअसल इसके पहले प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी के ही अंडर में भारतेंदु योगिन साहित्यिक वाद विवाद, द्विवेदी योगिन साहित्यिक विवाद, छायावाद योगिन साहित्यिक विवाद, प्रगतिवाद योगिन साहित्यिक विवाद पर शोध कार्य हो चुके थे। और अगली कड़ी में प्रयोगवाद नई कविता के साहित्यिक विवाद पर उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा और निरंतर उनके मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने शोध कार्य पूरा किया। लेकिन जब जमा करने का समय आया शोध प्रबंध, तो उस समय प्रोफेसर चमन लाल जी विदेश की यात्रा पर चले गए। तो अंतिम वर्ष में प्रोफेसर राम बख्श जी को उन्होंने सहमति दी निर्देशक बनने की। अच्छा। तो राम बख्श जी के निर्देशन में और प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी के सह निर्देशन में मैंने शोध कार्य पूरा किया। और मुझे लग रहा है कि उनका अंतिम छात्र मुझे होने का, मैनेजर पांडे जी के अंतिम छात्र, शोध छात्र होने का ये एक उपलब्धि है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इतने बड़े आलोचक के साथ के निर्देशन में मैं पीएचडी कर सका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अगली किसी बातचीत में हम लोग नई कविता और प्रयोगवाद के साहित्यिक विवादों पर करेंगे। आज का तो समय निकल गया। शेखर जी, आप दोस्त भी हैं, साथी भी हैं और एक प्राध्यापक भी हैं, एक संस्था में निदेशक भी हैं। कई तरह से हमारा आपके साथ व्यक्तिगत जुड़ाव है। आपने अपने इस दौरे में रेड फोन पॉडकास्ट को समय दिया। आपने अपनी सहजता के साथ अपनी बातचीत रखी और बहुत ही सुंदर ढंग से नॉर्थ ईस्ट, खास करके उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़े हुए मेरे प्रश्नों का आपने अपना अनुभव जो है उसका आपने उस आधार पर उत्तर दिया। आखिर में यही कहूँगा कि आप रेड फोन पॉडकास्ट में आपने समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।